अब जब लेंस को आप रोटेट करते हो तो जो इमेज होती है, जैसे किसी भी, वैसे बेसिक लॉजिक तो यही कहता है कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ था और जिसकी इमेज यहाँ पे बन रही थी, तो अगर आप इसको थीटा रोटेट करा देते हो तो इसमें जो ये वाली रे होती है, ये वाली रे, ये तो सीधे ऐसे ही जाती है ऐसे। ये वाली रे तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी अभी भी ऐसे ही जाएगी। और ये वाली रेज जो होती है इनके रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज आता है। तो जैसे मान लो नई वाली रे रिफ्रैक्ट हो रही है तो ये थोड़ा यहाँ मिल गई, ये थोड़ा यहाँ मिल गई। तो जब आप ऐसे रोटेट करते हो तो जो मूवमेंट होता है वो इसी ऑप्टिकल एक्सिस पे होता है ऐसे। बस करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि अगर हम ये देखा जाए तो ये नई ऑप्टिकल एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। ये नई ऑब्जेक्ट की हाइट आ जाती है अगर कैलकुलेट करना हो, और ये यू हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाती है। फिर आप वी कैलकुलेट करते हो, फिर आप इमेज की हाइट निकालते हो तो आपकी इमेज की हाइट यहाँ तक आती है। बट यहाँ पे जैसे अगर ऑप्शन देखो आप तो वाई कोऑर्डिनेट सभी में 0 है ना। तो इसका ये मतलब है कि लेंस को इन्होंने 60 डिग्री रोटेट करा दिया है ऐसे। तो 60 डिग्री अगर रोटेट करा दिया है लेंस को, और ये वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ है, तो अगर हम ध्यान से थोड़ा देखें तो ये नई वाली न्यू ऑप्टिकल एक्सिस होगी, और अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री। इससे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये वाली डिस्टेंस चूंकि एफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस जो आएगी वो f/2 आएगी, f cos 60। तो जो u की वैल्यू आएगी वो माइनस का f/2 ले होंगे। तो मेरे लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u को लिखेंगे f/2 और 1/f लिखेंगे और ये माइनस f/2। तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा 2/f, ये इधर चला जाएगा तो 1/f तो ये रहेगा, और ये प्लस है तो माइनस का 2/f आएगा। तो v आ रहा है माइनस का f। मतलब जो इमेज बनेगा यहाँ से यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ से f डिस्टेंस पे ऐसे पीछे बनेगा माइनस, ये माइनस है और इधर प्लस होगा। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि इस पॉइंट का इमेज तो ऑप्टिकल एक्सिस पे, तो यहाँ पे जब तुम खड़ा करोगे इसको लगभग डबल हाइट का ऐसे है। तो चूंकि ये एंगल 60 डिग्री है, ये तो हम इस एक्सिस पे लोकेशन ले रहे हैं, ये हाइट हो जाएगी इमेज की, उसकी डबल हाइट यहाँ पर आ जाएगी, तो एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ आ जाएगा। मतलब ये एफ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, एरो हो जाएगा, इसका डबल हाइट हो जाएगा, तो जो पॉइंट हेड की इमेज होगी वो 0,0 पे हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है, आपको नई ऑप्टिकल एक्सिस ड्रॉ करनी होती है। जब लेंस रोटेट कर दोगे तो ये वाली ऑप्टिकल एक्सिस हो जाएगी। ऑब्जेक्ट यहाँ था जो कि ऑप्टिकल एक्सिस से किसी हाइट पे है, तो उसको आप इस तरह से ड्रॉ करोगे तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसा हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, ये एच ओ हो जाएगा। तो ये वी डबल आया है तो एच आई भी डबल आएगा। जब इसको ड्रॉ करोगे तो बस ये ध्यान रखना है कि जो पुरानी ऑप्टिकल एक्सिस होगी उसी पे मोशन करता है, मतलब ये इमेज ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो इसका आंसर 0,0 ही इसका ठीक आंसर। एक सेकंड, कौन आया भाई। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन कर रहे थे और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और थोड़ा सा रफ्तार में चलेंगे। चलिए बेटा, इसका बताइए फ्लक्स कितना आएगा।
पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। छः सौ चालीस। सिक्स 40 सर। ओके लेट्स सी बच्चों, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दिया गया है और ई नॉट की वैल्यू दी गई है। फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया की वैल्यू दी गई है पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। तो इसका मतलब जो एरिया वेक्टर होगा वाई जेड प्लेन के पैरेलल अगर प्लेन है तो नॉर्मल उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 0.4 मीटर स्क्वायर और वाई जेड के परपेंडिकुलर होता है आई कैप। वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है? आई कैप। तो जो फ्लक्स आएगा वो ई डॉट ए आएगा। तो ई डॉट ए जो आएगा वो 2/5 ई नॉट है आई कैप के साथ और आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 0.4 0.64 नहीं 0.16 इंटू ई नॉट और ई नॉट है 4 इंटू 10⁻³ 640 सही जवाब। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, इसमें कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर ये समझना है कि वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। एरिया वेक्टर आपको याद होगा, इसका मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होता है और डायरेक्शन एन कैप के बराबर होती है ना। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हाँ बेटा। एक क्वेश्चन ये है, कुछ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करके पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन?
Given below are two statements. Statement 1, an electric dipole is placed at the center of a hollow sphere. The flux of electric field through the sphere is zero, but the electric field is not zero anywhere in the sphere. Statement 2, if R is the radius of solid metallic sphere and Q be the total charge in it, on it, the electric field at any point on the sphere, the spherical surface of the radius r less than r is zero, but the electric flux passing through this closed spherical surface of radius r is not. In the light of the above statements, choose the correct state answers from the options given below. ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. इनके बारे में ये बताना है, देखो आंसर ये पीछे लिखे हुए कि both statements are true, 1 and are true. Statement 1 is false, but statement 2 is true. 1 is true, 2 is false, and both are false. कौन कौन सी ऑप्शन कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट? पहले वाले में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल सेंटर पे रखा है, एक हॉलो स्फीयर के डाइपोल रखा है ना, तो डाइपोल जो होता है माइनस से प्लस की तरफ होता है ये, और स्फीयर के सेंटर पे रखा. तो आपको पता है कि इस पूरे स्फीयर में फ्लक्स अगर देखोगे तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है. तो फ्लक्स तो गॉस लॉ से अगर देखोगे तो Q इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स जीरो होगा, फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा. और लेकिन यहाँ पर इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी. क्या लगता है कहीं जीरो होती है क्या? चाहे देखो 90 डिग्री पे कहीं भी घूम जाओ, एक्सियल पोजीशन पे भी होती है फील्ड, यहाँ पर भी फील्ड होती है. बताओ भाई, डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहीं नहीं होती. आपको नल पॉइंट नहीं होता कोई भी, इन्फिनिटी पे होता है केवल. ओके, क्योंकि प्लस से माइनस ऐसी फील्ड लाइंस होती है ना इस तरह से. अगर इसकी हम बात करें तो नल पॉइंट होता ही नहीं कहीं, है ना. तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है. दूसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहे इफ आर इज द रेडियस ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, सॉलिड मेटेलिक स्फीयर एंड क्यू बी द टोटल चार्ज ऑन इट. बेटा अगर सॉलिड मेटेलिक स्फीयर होगा तो जो भी टोटल चार्ज होगा बताओ कहाँ लाई करेगा? सरफेस पे लाई करेगा. फिर इन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस. कह रहे कोई अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सरफेस मान लूं अंदर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इज जीरो, बट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस इज नॉट. ये तो गलत हो गया बेटा. भाई अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो अंदर कंडक्टर के अंदर फील्ड भी जीरो होती है और सारा का सारा चार्ज बाहर रहता है. तो इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज भी तो नहीं होगा, तो फ्लक्स भी जीरो होगा. कह रहे हैं फ्लक्स जीरो नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया बेटा, है ना. इसको फिर ऑप्शन को डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है. चलो एकदम सरल सवाल है, फटाफट इसको करके दिखा दो बेटा. चलो ए 27 similar drops of mercury are maintained at 10 volt each. All these spherical drops combine into a single big drop. The potential energy of the bigger drop is कितने टाइम्स होगा that to a similar drop? बताएं भाई. Take your time.
मरकरी क्या है, कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है? हाँ? क्या लगता है तुम लोग? तो पूरी ड्रॉप का, अच्छा लेट्स सी। देखिए, अगर मरकरी की ये बूंदे हैं और अगर इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट कहा गया है, तो फिर इसका मतलब पूरी बूंद का पोटेंशियल सेम है, तो कंडक्टर मान के चलेंगे। तो इस पे क्यू चार्ज है मान लो एक पे। हाँ जी, कहाँ पोटेंशियल मेंटेन्ड एट 10 वोल्ट दिया है ना पहले शुरू में। तो एक तो ये है कि आप कैपेसिटेंस वाले मेथड से कर सकते हो, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। सबसे पहले तो बच्चों जो इसका कैपेसिटेंस अगर मैं सी मानूं, तो इसकी जो एनर्जी U1 होगी वो Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C होगी। है जी। अब आप देखिए, जो बड़ी वाली ड्रॉप होगी जिसकी रेडियस कैपिटल R होगी, 27 ड्रॉप मिला के बनाई है। तो 27 ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो बड़ी वाली ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो बड़ी वाली ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो जो कैपेसिटेंस हो जाएगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है ना बेटा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 आर है, तो 3C हो जाएगी। यानी जो नई वाली बूंद होगी बड़ी वाली, उसकी कैपेसिटेंस जो होगी बेटा वो 3C होगी। और जो चार्ज होगा ना Q डैश, वो 27 Q के बराबर हो जाएगा। 27 बूंदों का चार्ज जुड़ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज। तो जो कैसे? नई वाली बूंद पे जो एनर्जी होगी सब, अब Q स्क्वायर बाई 2, 27 Q का स्क्वायर बाई 2C, और C हो गया 3C। तो अगर मैं इसे 27 इंटू 27 डिवाइड बाई 3 कर दूं और फिर Q स्क्वायर बाई 2C कॉमन ले लूं, तो Q स्क्वायर बाई 2C पुरानी एनर्जी है। तो 27 इंटू 27 डिवाइड बाई 3 इंटू U1, ये बेटा आंसर आ जाएगा। तो 3 9 27, 3 आएगा, और 9 2 जा 18 और 6। सर वोल्टेज क्या बेटा? वोल्टेज के थ्रू, मतलब वोल्ट के थ्रू, मैं समझा नहीं, क्या वोल्ट के थ्रू क्या कर रहे हो? मतलब पोटेंशियल के थ्रू सर अगर करें तब कैसे कर लोगे? पोटेंशियल निकालना पड़ेगा ना आपको, फिर तो करना तो चार्ज के थ्रू ही पड़ेगा भाई। बड़ी वाली बूंद का पोटेंशियल 10 वोल्ट थोड़े ना होगा। बड़ी वाली बूंद पे चार्ज 27 गुना होगा, और उसकी कैपेसिटेंस आपको देखनी पड़ेगी, तब आप पोटेंशियल लगाओगे, हाफ CV स्क्वायर लगाओगे। पर यहाँ सीधे सीधे हमें 27, भाई हर बूंद का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो सभी पे चार्ज बराबर बराबर होगा, 10 10 वोल्ट के हिसाब से जो भी होगा।
हमें नहीं जानना, क्योंकि हमें तो कंपेयर करना है ना। और जब 27 गुने जोड़ोगे तो चार्ज सीधे सीधे जुड़ जाएगा, पोटेंशियल में और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। यस। ज्यादा सरल है। आप सीवी स्क्वायर से सोचोगे तो वी निकल रहा, वी भी बदल रहा है, वी भी निकालना पड़ जाएगा। चलिए, ये कौन आ रहा है, कोई सरवानी जी हैं। चलिए, चलो भाई करो। इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है आयुष। सो रहा क्या गधा, कलम चला ना। हाँ, तुमसे नहीं कह रहे। एक और आयुष है, मेरे बगल में बैठा है। जिस समय सो रहे हैं लोग, उस समय ज्वाइन कर रहे हैं, एक से एक है। देश के भावी इंजीनियर बनेंगे। सर ऑप्शंस दिखा दीजिए नीचे स्लाइड करके। कहाँ है ऑप्शन? 3 तो लिखे हुए हैं ऑप्शन। ये देखो, एक ये बी सी डी, एक ये लिखा है। यस सर। पता नहीं यार, हो सकता है संतोष। पढ़ो सर ना बी क्वेश्चन। वाला, सर बी वाला। यस सर B1 B और C B। अच्छा देखें जरा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P as shown in figure on the perpendicular bisector। क्या पढ़ते हो बे सवाल? Of a uniformly charged thin wire of length R। ये तो सड़ा सवाल है, सीधे फॉर्मूले पे सवाल आया है। देखो, बीचों बीच में एंगल सेम हो जाएगा, ये θ1 θ2 बराबर हो जाएगा। केवल ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। याद करो, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा, पैरेलल वाला कंपोनेंट नहीं होगा। के लैम्डा बाई यस सर। ए मॉड साइन θ1 प्लस साइन θ2, 2 के लैम्डा बाई ए साइन थीटा। तो 2 के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? क्यू बाई एल। और नीचे ए है साइन 30 है। अच्छा, ए की वैल्यू दी गई है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है L/2 अपॉन ए, और ए है
अबे 1/√3 आ रहा है साइन थीटा, नहीं tan थीटा आ रहा है ये तो tan थीटा 30 आ रही, साइन थीटा 1/2 आ रही। सिंप्लीफाई कर लो, देख लो कौन सा आ रहा है। बी पार्टी में। नहीं 2 तो मैंने आगे ले लिया ना बेटे, और a की वैल्यू l के टर्म में पुट कर दो। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी सर ऑप्शन। बी ऑप्शन। यस सर। ओके ओके सर, समझ रहे हो नालायक को? फॉर्मूला सीधे सीधे है लाइन चार्ज वाला। फाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज के दो फॉर्मूले लिखाए थे, याद करो कौन कौन से थे। ई पैरेलल था, के और ई परपेंडिकुलर था, के लैम्डा बाई आर। देखा, हर चीज में सवाल आता है कभी ना कभी, कोई चीज आप छोड़ नहीं सकते हो। चलो इसको करो। In an electrical circuit, a battery is connected to pass इतने coulomb of charge through it in a certain given time. The potential difference between the two plates of the battery is maintained at 15 volt. The work done by battery is। अबे तो सीधा सीधा सवाल है ये, तो बहुत ही वाहियात और कूड़ा सवाल है। 300 आ जाएगा। क्यों बे? W बराबर क्यों? ये तो हाथ देख रहे हो कैसे कैसे सवाल आ जाते हैं कभी कभी। अब ये भी जिसने नहीं किया होगा वो तो मौत हो गई होगी उसकी, नरक में चला गया होगा वो तो। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा सीमाएं सारी पार कर दी भाई इसने तो, सरलता की सारी सीमाएं पार कर दी। चलो जरा इसका बताओ क्या कहानी है, ये थोड़ा सुंदर सवाल लग रहा। इसके ऑप्शंस हैं, सी ऑप्शन भी लिख दें, Q/48 एप्सिलॉन नॉट, कह रहा है चार्ज Q लोकेटेड एट वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब, एक कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे है, ठीक भैया। तो द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू द शेडेड एरिया, याद करो जब कॉर्नर पे होता था तो 3 फेज से 0 होता था, इससे 0, नीचे वाले से 0 और बाहर वाले से 0, इससे, और इन तीनों से बराबर बराबर होता था, पूरे क्यूब से पास होता था Q/8 एप्सिलॉन नॉट। इससे इससे और ऊपर वाले से ना, इससे और बाहर वाले से, इन तीनों से 0 होता था। इस वाले पूरे से पास होता था Q/24 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो ये वाले 3 फेस होते थे, ये वाला और ये वाला और पीछे वाला तीनों से Q/8 का 1/3 तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट, इससे इस पूरे एरिया से Q/24 और Q/24 पूरा इससे, लेकिन हमें तो आधा ही लेना है इसका, तो Q/24 का आधा Q/48 एप्सिलॉन नॉट इसके, और आधा उधर से भी, तो 24 ही आ जाएगा टोटल। बताओ भैया, याद करो Yes, दिन। sir. हाँ ओके, चलिए।
ये देखो थोड़ा हट के सवाल पूछ लिया नालायकों ने। करो भाई। कह रहे हैं द पीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन। पीक का मतलब होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में दे दिया गया है। The peak electric field produced by radiation coming from 8-watt bulb at a distance 10 meter is x by 10 under root mu naught c by pi v by volt per meter। क्या लिखा है? The efficiency of the bulb is 10% and it is a point source. The value of x is। सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है बेटा, बताया नहीं है, मैं आपको जानकारी दे दूं। और पाई आप जानते हो, म्यू नॉट पहचानते हो। और पीक वैल्यू का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, एम्पलीट्यूड ई नॉट। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता था du बाई dv हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और इंटेंसिटी निकाले, ये होती थी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर निकालना हो, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जो कवर करेगा, तो एरिया की वैल्यू 1 कर देते हैं और 1 सेकंड में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उतनी डिस्टेंस कवर करती है लाइट। तो बेटा एरिया की वैल्यू पर यूनिट एरिया है तो एक सिलेंडर का एरिया 1 मान लें, और यूनिट टाइम में स्पीड ऑफ लाइट c है तो डिस्प्लेसमेंट c होगा। तो इतने सिलेंडर के अंदर जो एनर्जी होगी, चूंकि ये एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम देखो, एरिया हो गया 1, लेंथ हो गई c, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो c आ जाएगा। तो ये किसी यूनिट एरिया से 1 सेकंड में गुजरने वाली एनर्जी हो जाएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी। अगर भूल गए हो तो वॉच अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। इसका बेटा आप लगाना है आपको, ठीक है? करो। मतलब एक पॉइंट सोर्स बल्ब है यहाँ पे, यहाँ से लाइट जा रही है बेटा। इस बल्ब की पावर 8 वॉट दी गई है और यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पीक इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी है। और एफिशिएंसी बल्ब की 10% है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, एफिशिएंसी का मतलब ये इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रहा होगा, ले रहा होगा 8 वॉट, लेकिन उसका आउटपुट 10% ही दे रहा होगा। यानी लाइट में जो कन्वर्जन कर रहा होगा वो 10% ही दे रहा होगा। या तो लाइट में जो जनरेट होने वाली पावर होगी वो 8 वॉट नहीं होगी, 8/10 होगी। क्यों बच्चों, एफिशिएंसी का यही तो मतलब हुआ। क्यों बे नालायक हो? करो करो सॉल्व Yes. करो। तो देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी सबसे पहले तो होती है किसी पॉइंट सोर्स से r दूरी पे या d दूरी पे 4πr² से डिवाइड करते हैं। तो इंटेंसिटी जो होती है वो 8 वॉट दिया है, तो 8/10 हो गया पावर 4π10²।
और इसको बराबर कर दो 1/2 C। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली वैल्यू होती है, ये पीक वैल्यू होती है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी करती है 1/E0 sin kx माइनस ओमेगा टी मान लो। तो एक तरह से ये अगर कहोगे तुम, तो E0 स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा, जिसकी एवरेज वैल्यू 1/2 लेंगे। यानी कि ये एवरेज वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको पूरी एक साइकिल के लिए मेरे हिसाब से। व्हाट यू से? तो ये जो होती है, इसको पीक वैल्यू के टर्म में अगर लिखोगे, या तो कांस्टेंट फील्ड हो जाए, क्योंकि आपको अगर याद हो तो जब हम पीक वैल्यू में लिखेंगे तो ये E0 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। मतलब ये देखो, E0 स्क्वायर साइन स्क्वायर का फंक्शन आएगा, तो साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। और इतनी मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी आती थी, जुड़ करके नेट इंटेंसिटी होती थी, जुड़ करके नेट एनर्जी डेंसिटी होती थी मेरे हिसाब से। तो हालांकि सेम इसका डबल हो जाता था, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी तो यही आती थी। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी तो आती थी हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, यही आती थी। लेकिन इसमें आधी मैग्नेटिक फील्ड की होती थी, आधी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती थी। तो लाइट से क्या लेना देना? लाइट को तो, लाइट की इंटेंसिटी तो सभी पूरी की वजह से होती है ना। तो मेरे हिसाब से टोटली काउंट करेंगे, नो प्रॉब्लम। टोटली काउंट करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का काउंट नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं। देखो भैया क्या आएगा, मैच वैच कराओ। पूछा क्या गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड E0 निकालना है। तो E0 निकालना है किसके किसके टर्म में? म्यू नॉट C। अच्छा, चलो निपट लेंगे। करो, इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों। और पता है, जो म्यू नॉट तो दिया नहीं है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इन वैक्यूम, ये होती है 1/√ε0 इंटू म्यू नॉट। तो अगर म्यू नॉट में आंसर लाना है, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 म्यू नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अगर एप्सिलॉन नॉट में आंसर नहीं है, म्यू नॉट में आंसर है, तो म्यू नॉट को लिख सकते हो या एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हो 1/म्यू नॉट इंटू C स्क्वायर, है ना। तो म्यू नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों को पहले इक्वल करो, मुझे बताओ, सिंप्लीफाई करो। हाँ, सब हम ही से करवा लोगे का गधे कहेंगे, एग्जाम में जाना है, करो जल्दी से। एप्सिलॉन नॉट को लिख देना 1/म्यू नॉट C स्क्वायर। क्वेश्चन ये है, देखो। पाई की वैल्यू पुट मत करना। कितना आ रहा है?
यहीं पे कर देता हूँ मैं। तो ये 8 डिवाइड बाई 1000 4 पाई 2 आएगा सर। मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर 2 जाएगा, नीचे सी है, एप्सिलॉन नॉट जाएगा, इक्वल टू ई नॉट। तो ये आ रहा है 2 डिवाइड बाई 10 और एप्सिलॉन नॉट है, म्यू नॉट सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे सी रह जाएगा और पाई रह जाएगा इन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और नीचे 10 भी रहेगा लेकिन। यस सर, एक रूट 10 रह रहा है। और 2/10 अंडर रूट म्यू नॉट सी बाई 10 पाई इक्वल टू ई नॉट। तो अच्छा x इक्वल टू 2 आएगा, लेकिन इन्होंने जो पैटर्न दिया उसमें नीचे 10 नहीं लिया बेटा। इसका मतलब इन्होंने लग रहा है 8 वाट पूरी पूरी ले ली एफिशिएंसी। नहीं तो नया क्वेश्चन है ना, तुम लोग के लिए करने को तो 2 मिनट में कर दिया होगा जिसने किया होगा। जब नया क्वेश्चन होता है ना, तुम्हें फॉर्मूला याद था ये वाला। हाँ तो फिर अगर ये हम 2 मिनट में बता देते तो हो ही नहीं पता तुमसे, तो ये एग्जाम थोड़ी ना चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, अचानक से ऐसा आ जाए, अगर लगे कि याद नहीं तो छोड़ देना बिल्कुल। क्यों बच्चों, मुझे लगता है कि है नहीं, तो अगर हम लोग देखो, इन्होंने एफिशिएंसी ऑफ बल्ब 10% दी है, तो अगर हम 10% ना ले आए, एक 10 से डिवाइड ना करें, तो ये 10 नहीं फंसेगा नीचे। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी कि इन्होंने, हाँ, ये 10% की जगह अगर 100% कर दोगे तो मामला हो जाएगा। यानी इन्होंने सीधे सीधे 8 वाट को आउटपुट पावर मान लिया है, जबकि 10% एफिशिएंसी का मतलब ये होता है बेटा, पीक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 8 वाट बल्ब। 8 वाट बल्ब का मतलब जो ये पावर कंज्यूम कर रहा है ना। अब अगर 100, जनरली हम जब नहीं बताया जाता है तो 100% एफिशिएंसी मानते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा पूरी लाइट में, लेकिन बहुत सारा थर्मल एनर्जी और अदर में लॉस हो जाता है बेटा, तो पूरी की पूरी पावर लाइट में कन्वर्ट नहीं करता है। तो केवल 10% का मतलब फिर इसका 8/10 ही लेना पड़ेगा। आप देखो, अगर मैं ये 10 हटा दूंगा तो हमारा आंसर एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। तो अब इन लोगों के अकॉर्डिंग तो हम नहीं चल सकते ना, हम तो करेक्ट करेंगे। तो होता है मेंस के क्वेश्चंस में इस तरह की एरर, कॉमन है, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे देते हैं तो हो जाता है कभी कभी। तो हम लोग ये बस समझ सकते हैं कि इन्होंने 10% एफिशिएंसी को कंसीडर नहीं किया है, इसलिए आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है। गॉट इट बेटा? मतलब हमारा उस टाइप का तो आ रहा है, हमारा x बराबर 2 तो आ रहा है, पर यहाँ 10 भी आएगा। चलिए, तो इस पूरे सवाल में क्या इंपॉर्टेंट था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इस फॉर्मूले पे बहुत सवाल आते हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा जरूर देख लो। हर ग्रुप में मैंने लेक्चर्स दे दिए हैं, डाल दिए हैं, तो आप देख सकते हो। फिर भी नहीं मिलता है तो आप मुझसे दोबारा से लेक्चर मांग सकते हो। ये क्या था? अच्छा, ये तो हो गया। ठीक है, चलिए तो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
चलो इस सरल सा सवाल अब फटाक से करो। Two small spheres, each of mass 10 milligram, are suspended from a point by threads of 8 meter long. They are equally charged and repel each other to a distance of this. तो चार्ज ऑन ईच अर्थ। तो सरल सवाल है बेटा, ये पेंडुलम वाला सवाल है। मुझे आशा है सब लोग कर लेंगे। मैं नहीं सॉल्व करा रहा इसको, ताकि थोड़े से और क्वेश्चन किया जा सके। बीच की डिस्टेंस दी गई है ना, एक्स की वैल्यू दी गई 0.2, लेंथ दिया गया है। बिल्कुल क्लास में जैसे कराया था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सरल सवाल है। थोड़ा अलग है, करो जल्दी से। 1 मिनट का टाइम मिलेगा, जल्दी करो। लेट्स सी। Yes, sir. 120. Yes, sir. बेटे 512 बूंदों हैं मरकरी की, जिन्हें मर्ज कर दिया है। तो 512 बूंदों का जो वॉल्यूम होगा, एक बड़ी बूंद के वॉल्यूम के। ये कौन महामूर्ख आदमी इस समय ज्वाइन कर रहा है? क्या श्रद्धा बेटा, इतनी नालायक हो तुम? तो बताओ बेटा, आर की वैल्यू कितनी आएगी? अबे 512 का क्यूब रूट कितना आता है? 8R. 8। अच्छा, तो अगर एक बूंद का पोटेंशियल मान लो KQ/R था, तो बड़ी बूंद का पोटेंशियल होगा K। और सारी बूंदें कितनी बूंदें हैं भाई? ये 2 वोल्ट था, और 512 गुना चार्ज हो जाएगा तो चार्ज इतना हो जाएगा। रेडियस है 8R, तो 864 64 टाइम्स KQ/R, और एक छोटी बूंद का पोटेंशियल दिया है तो 128। ठीक बेटे। और Yes, sir. हमेशा याद रख, अगर n बूंदें मर्ज की जाती हैं तो एक बूंद का पोटेंशियल अगर V रहता है तो n की पावर 2/3 इंटू V आता है हमेशा आंसर। लेकिन रट के क्या करोगे, बेसिक से कर लो। n की पावर 2/3 आता है, तो 512
कि पावर 2/3 करोगे तो पहले बाई 3 क्यूब रूट ले लो 8 की होल स्क्वायर 64 गुना हो जाएगा पोटेंशियल। तो 2 का 64 गुना 128 हो जाएगा। चलो भाई ये कहानी को आगे बढ़ाओ। देखो एसएचएम भी आ जाता है भैया, एसएचएम भी आता है मेंस में। बोल जमोरे तू क्या जाने कैसे कटी है। हाँ जी, ऑप्शन क्या निकाल लो। ऑप्शन कौन पूछता है? आओ देखो निकालते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ईच आर फिक्स्ड एट डिस्टेंस 2d। 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फिक्स्ड है, एक यहाँ फिक्स्ड है। नेगेटिव नेगेटिव, ये डिस्टेंस 2d है। बीच में एक रखा है, कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन है क्या? ये प्रोटॉन है, इसका भी चार्ज प्लस ही है। अगर प्रोटॉन है और आगे ने राइट लेफ्ट कैसे घसकाया? स्लाइटली बाय परपेंडिकुलर टू द लाइन, यहाँ खसका दिया प्रोटॉन को। तो देखो ये ऐसे फोर्स लगाने लगेगा, ये ऐसे लगाने लगेगा। तो नेट फोर्स अगर ये थीटा है, के स्क्वायर, ये एक्स मान लें, तो ये डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जी। तो 2 के स्क्वायर, ये डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर का होल की पावर 3/2। तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। एक्स को गोली मारो, एक्स बहुत छोटा है। ये के इक्विवेलेंट हो गया बेटा, एफ बराबर के एक्स। क्यों जमुड़े? तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के है 2, डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। इसको ऊपर भेज दो, बस खत्म खेल, है ना बेटा? यस सर। ऐसे ऐसे चम हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, ऑप्शन में क्या रखा है। बड़ा ही प्यारा सवाल है भाई। ये रहा, प्रस्तुत है आपके लिए। क्यूब है भाई, ये क्यूब थोड़ा सा टेढ़ा खींच दिया हमने तो क्यूबॉइड दिखने लगा, पर है क्यूब।
सरफेस के कॉर्नर पे है सारे चार्जेस। एक्स कैप, वाई कैप, जे कैप, जेड कैप, मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप है वो। एक्स की डायरेक्शन, वाई की डायरेक्शन, जेड की डायरेक्शन। सर और ऑप्शन दिखाइए। सर ऑप्शन दिखाइए। ऑप्शन नहीं दिखाते बेटा हम अच्छे बच्चों को। सर -2q/3 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर x + y + z टाइप में आएगा। देखिए देखिए बेटा इसमें क्या है कि ये पॉइंट ओरिजिन है, सेंटर कहीं यहाँ होगा। और जहां तक मैं समझता हूं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे a/2, (a/2, (a/2) होंगे क्या बेटा?
अब आप ये विचार करिए कि अगर मैं यहां पर थोड़ा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाऊं और माइनस क्यू को लिख दूं बराबर क्यू माइनस 2q, यानी कि यहां पर दो चार्ज इमेजिन कर लूं, एक प्लस क्यू का एक माइनस 2q का। तो जैसे मैं ये प्लस क्यू रखूंगा यहां पर, तो ये प्लस क्यू बाकी के साथ प्लस क्यू के साथ ओ पर नेट फील्ड 0 कर देंगे, सिर्फ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। यानी एक माइनस 2q की फील्ड ही होगी जो ओरिजिन की तरफ होगी, जिसकी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ होगी। इस पॉइंट की जो ओरिजिन से दूरी होगी वो अंडर रूट a² / 4 प्लस a² / 4 प्लस a² / 4 रूट 3a/2 होगी, जो कि बॉडी डायगोनल का आधा होगा, बॉडी डायगोनल का आधा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो k2q डिवाइड बाय रूट 3/2a का होल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा जो ओरिजिन की तरफ होगा। तो ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर जो होगा वो 0 - a/2 i कैप, 0 - a/2 j कैप, 0 - a/2 k कैप। ये वो वेक्टर होगा जो सेंटर से ओरिजिन को मिला रहा होगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ इसकी डायरेक्शन चाहिए। तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय रूट 3 ही इसका यूनिट वेक्टर आएगा। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो 2kq, और ये 2 का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, 8kq/3a² माइनस बाहर आएगा और i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय रूट 3 आएगा। k को चाहो तो 1/4πε0 पुट कर सकते हैं। हेलो, बस निकलने वाले 1 मिनट में, बताओ। अच्छा ठीक है, यहीं छोड़ देंगे। ठीक, k की वैल्यू रख दोगे, यू विल गेट द आंसर। k की वैल्यू अगर 1/4πε0 रखोगे तो ये आएगा -2q/3 रूट 3 a² i कैप j कैप k कैप। समझ रहे बेटा? तो दैट्स इट, आज का डिस्कशन यहीं तक रहेगा। कल फिर मुलाकात होगी 8 बजे, ठीक 8 बजे।